ही ऑल डियर स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो ऑल स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लास 12 के बायोलॉजी महामैराथन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्लास 12 से जो भी बायोलॉजी क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, क्लास 12 के जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी की महामैराथन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे कुछ लाइंस दिए हैं आप सभी के लिए। अंजाम का डर किसे है गालिब, मेरा आगाज ही मेरी जीत है। सो आप सभी का अगेन मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल में। सो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी महामैराथन क्वेश्चंस को। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। तो इस चैप्टर से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट्स एग्जाम के लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो पहला प्रश्न पूछा है, पुष्पीय पौधों में एक अद्वितीय घटना क्या है? सच्चा निषेचन, दोहरा निषेचन, भ्रूण जनन, परागण। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वही पुष्पीय पौधों में एक अद्वितीय घटना होता है जो कि आवृत्त बीजी में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में यह नहीं पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, परागकण का प्रतिनिधित्व करता है। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट। फर्स्ट ऑप्शन है मादा इग्मकोद्भिद, सेकंड है नर इग्मकोद्भिद, थर्ड ऑप्शन है स्पोरोफाइट एंड लास्ट ऑप्शन है परागकोश। तो जो पॉलन ग्रेन होता है वह जो है मेल गैमिट को, मतलब मेल गैमिटोफाइट को, नर इग्मकोद्भिद को जो है रिप्रेजेंट करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादा गैमिटोफाइट है, फीमेल गैमिटोफाइट है? भ्रूण, भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म, स्त्री केसर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, भ्रूणकोश। जो एम्ब्रियो सैक होता है वह फीमेल गैमिटोफाइट होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आवृत्त बीजी में किस प्रकार का भ्रूणकोश सबसे अधिक पाया जाता है? बाइस्पोरिक, पॉलीगोनम प्रकार का, टेट्रास्पोरिक प्रकार, थर्ड ऑप्शन है मोनोस्पोरिक ओनाग्राड प्रकार एंड लास्ट ऑप्शन है मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम प्रकार। तो आवृत्त बीजी में एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणकोश सबसे अधिक पाया जाता है वह जो है मोनोस्पोरिक होता है और पॉलीगोनम प्रकार का होता है। तो यहाँ पे फोर्थ का ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मोनोस्पोरिक और पॉलीगोनम प्रकार। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मोनोथिकस एंथर इज फाउंड इन व्हिच फैमिली? किस परिवार में मोनोथिकस परागकोश पाया जाता है? मालवेसी, लिलिएसी, ब्रैसिकेसी, एस्ट्रेसी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, मालवेसी, जिसमें गुड़हल हो गया, सेमल हो गया, ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है, बीज का टेगमेन किससे विकसित होता है? पेरियस्पर्म से, फ्यूनिकुलम से, इनर इंटेगुमेंट से, आउटर इंटेगुमेंट से। तो बीज का जो टेगमन वाला पार्ट होता है वह जो है इनर इंटेगुमेंट मतलब कि आंतरिक आवरण से डेवलप होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले नाभिक की संख्या क्या होती है? केंद्रक की संख्या क्या होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड है 3, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे 4 एंड लास्ट ऑप्शन है 5। तो टोटल जो दोहरा निषेचन में जो केंद्रक भाग लेते हैं और टोटल 5 न्यूक्लियस भाग लेते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है 5। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रूमिनेट इंडोस्पर्म इज कॉमनली फाउंड इन सीड ऑफ? रूमिनेट इंडोस्पर्म आमतौर पर किसके बीज में पाया जाता है? यूफोर्बिएसी, क्रूसीफेरी, पाल्मी या एसरेसी एंड लास्ट ऑप्शन है कंपोस्टी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, पाल्मी या एसरेसी फैमिली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइपोजियल अंकुरण में भ्रूण के किस भाग में अधिकतम वृद्धि होती है? प्लूमिल, रेडिकल, एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, एपिकॉटिल वाले पार्ट में। अगला प्रश्न है, आवृत्त बीजी में, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, आवृत्त बीजी में परागनलिका अपनी नर युग्मकों को किसमें मुक्त करती है, रिलीज करती है? केंद्रीय कोशिका में, एंटीपोडल सेल में, यक सेल में एंड लास्ट ऑप्शन है सिनर्जिड सेल में या फिर सहायक कोशिका में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, सहायक कोशिका में जो है रिलीज करती है। अगला प्रश्न है, माइक्रोपाइल के माध्यम से परागनलिका का प्रवेश क्या कहलाता है? पोरोगैमी, सिनगैमी, चैलाइजोगैमी, मीजोगैमी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, पोरोगैमी कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक पौधों की प्रजाति में एलुरान प्रत की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे यदि इसके सिनर्जिड में 8 गुणसूत्र हैं? 16, 24, 32, 8।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला 24 क्रोमोसोम होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल में खाद्य भाग लीची होता मतलब एरिल होता है? लीची में, सीताफल में, अनार में, संतरा में। तो जो एरिल वाला एडिबल पार्ट एरिल जो होता है वह लीची में होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है लीची। अगला प्रश्न है, एक बीज का उदाहरण जिसमें एंडोस्पर्म और पेरियस्पर्म और कैरेंकल होता है? अरंडी, कपास, कॉफी, लिली। तो एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म और कैरेंकल जो है वह रेड का प्लांट जो होता है जिसे अरंडी कहा जाता है, कैस्टर इसी में प्रेजेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स की विशेषता किसमें पाई जाती है? सस्पेंसर में, अंडाणु में, सिनर्जिड में, युग्मज में। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स जो होता है वह सिनर्जिड सहाय कोशिका में प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है बहुभ्रूणता। तो पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1791 में ऑरेंज संतरे में किया था। किसने? एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने जो है किया था। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी होता है किस प्रजाति में पाई जाती है? खट्टा में, गॉसिपियम में, टिटिकम में, ब्रासिका में। सो पॉलीएम्ब्रियोनी का जो एग्जाम्पल होता है संतरा होता है, नींबू होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सिट्रस। सिट्रस जो कि खट्टा होता है इसी में प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है, जिस फूल में गाइनेसियम में कई स्वतंत्र स्थिर केसर होते हैं वह है? पाइपेवर, माइकेलिया, येलो, टमाटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला माइकेलिया। अगला प्रश्न है, दोनों आत्म परागण और गिटेनोगैमी किस में रोके जाते हैं? अरंडी में, मक्का में, पपीता में, खीरा में। तो जिटेनोगैमी एंड ऑटोगैमी जो होता है वह प्रिवेंट किया जाता है पपीता में। यहाँ पे ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है पपीता। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, परागण एजेंटों की अनुपस्थिति में भी बीज सेटिंग किस में सुनिश्चित है? साल्विया में, फिग में, कॉमेलाइना में, जोस्ट्रा में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला कॉमेलिना में। अगला प्रश्न है, जिन पौधों की अंडाशय में केवल एक या कुछ बीजाणु होते हैं वह सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? पक्षी, हवा, मधुमक्खी, तितलियां। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, वह जो है बिंड के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुछ पौधों में परागकण महीनों तक जीवित रहते हैं। इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। जब पराग दो कोशिकीय अवस्था में निकलता है तो डबल निषेचन नहीं होता है। वनस्पतिक कोशिका जनन कोशिका से बड़ी होती है। तो 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जब पराग दो कोशिका अवस्था में निकलता है तो डबल निषेचन नहीं होता है। यह स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, मेगास्पोरेंजियम किसके बराबर होता है? ओव्यूल के, एम्ब्रियोसैक के, फ्रूट के, न्यूक्लियस के। तो मेगास्पोरेंजियम जो होता है वह इक्वल होता है बीजांड के, ओव्यूल के। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बीज का खोल पतला और झिल्लीदार नहीं होता है किसमें? चना में, मक्का में, नारियल में, मूंगफली में। तो चना में भी पतला होता है, मक्का में भी होता है, मूंगफली में होता है, बट नारियल कोकोनट में नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सबसे कम कोशिका संख्या के साथ नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट किसमें पाया जाता है? टेरिस में, फिनेरिया में, लिलियम में, पाइनस में। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, लिलियम में पाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है अगला चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अंडोत्सर्जन के दौरान प्रति मासिक चक्र में कितने अंडे छोड़े जाते हैं? 1, 2, 3, 4। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सिर्फ एक ही एग निकलता है, एक से ज़्यादा नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, ओनली 1। एक एग जो है एक एग ही निकलेगा। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म चक्र के दौरान रक्तस्राव कितने दिन तक बना रहता है या चलता है? 13 से 15 दिन, 3 से 5 दिन, 20 से 25 दिन, 1 महीना। तो जो ब्लीडिंग की प्रोसेस होती है वह 3 से 5 दिन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अगला प्रश्न है, ESCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की सक्रियता है किसके ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? सर्टोली कोशिका, प्लेसेंटा, फॉलिकल सेल्स, अंडाशय। तो ESCG का सिक्रीशन जो होता है प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं की पूंछ के संचालन के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है?
गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, नाभिक। तो स्पर्म में जो है एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम होता है। कैल्शियम प्लस आयन होते हैं, प्लस क्या होता है फ्रक्टोज, प्लस जो इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। तो शुक्राणुओं की पूंछ के संचलन के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होता है माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सर्टोली कोशिकाएं किस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती हैं, एलएच, जीएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन। तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं वह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगला प्रश्न है शुक्राणुओं के परिवहन का सही मार्ग कौन सा है, तो करेक्ट सीक्वेंस जो होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, रेटेड टेस्टिस से जाएंगे, एफरेंट डक्टिल्स में, एफरेंट डक्टिल्स एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रत्येक अंडकोश में कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं, लगभग 100, लगभग 150, लगभग 250, अनगिनत। तो ईच टेस्टिस में जो लॉब्यूल्स होते हैं वह जो है लगभग 250 होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, लगभग 250। अगला प्रश्न है पुरुषों में लिंग को ढकने वाली ढीली त्वचा की तह को या परत को क्या कहते हैं, फोरस्किन, इरिथ्रल मियाटस, बाहरी जननांग, फिमरिया। तो पुरुषों की जो अगर हम बात करें जो पेनिस होता है, पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इस वाले पार्ट पे जो यहाँ स्किन होता है इसी को पूछा क्या होता है, तो यहाँ पे जो ढकती है फोरस्किन होता है, ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन है इस फोरस्किन। अगला प्रश्न है मासिक धर्म चक्र के किस चरण में ग्राफियन फॉलिकल कापर्स लुटियम में परिवर्तित होता है, लुटियल फेज में, प्रसार फेज में, फॉलिकुलर फेज में, वृद्धि फेज में। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो ग्राफियन फॉलिकल होता है कॉर्पस लुटियम में लुटियल फेज के दौरान जो चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न है निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु की किस परत के संपर्क में आता है, जेलिकोट, जोना पेलोसिडा, विटलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटलाइन स्पेस। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जोना पेलोसिडा मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है। अगला प्रश्न है मानव गर्भावस्था की औसत अवधि लगभग 9 महीने की होती है जिसे क्या कहते हैं, गर्भकाल अवधि, प्रसव, स्तनपान, आरोपण। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, गर्भकाल अवधि कहा जाता है, जेस्टेशन पीरियड। अगला प्रश्न है एक 30 वर्षीय महिला में अंडे किस रूप में छोड़े जाते हैं, ओगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, एट्रेटिक फॉलिकल। सो 30 ईयर ओल्ड लेडी में जो एग होता है वह रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में, द्वितीयक oocyte के फॉर्म में, ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रसव के प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन शामिल नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। सो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जो कि मिल्क के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है स्तनधारियों में एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल के किस भाग से स्रावित होता है, बाहरी थीका, आंतरिक थीका, जोना पेलोसिडा, कोरोना रेडियाटा। सो ममेल्स में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वह ग्राफियन फॉलिकल के इंटरनल थीका, आंतरिक थीका वाले पार्ट से सिक्रीट होता है। अगला प्रश्न है एट्रेटिक फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में, लेबिया मेजोरा में, अंडाशय में। सो एट्रेटिक फॉलिकल्स आर फाउंड इन ओवरी, ऑप्शन डी से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है मानव भ्रूण में दिल कब धड़कना शुरू करता है, चौथे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में, छठे सप्ताह में, 8वें सप्ताह में। सो जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है उसमें जो हार्ट बीट करना स्टार्ट होता है वह 4th वीक में स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, 4th वीक। अगला प्रश्न है गैस्ट्रुलेशन के दौरान कौन सी संरचनाएं बनती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन जो लेयर फॉर्म होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों संरचनाएं बनती हैं। अगला प्रश्न है भ्रूणीय विकास के दौरान अंतःकंगाल और मांसपेशियां किस जर्मिनल लेयर से विकसित होती हैं। सो एंडोस्केलेटन एंड मसल जो डेवलप होते हैं वह जो है एक्टोडर्म से होता है कि एंडोडर्म की मेसोडर्म की ब्लास्टोपोर। सो एंडोस्केलेटन एंड मसल्स आर डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म जर्मिनल लेयर, ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है ध्रुवीय निकायों का निर्माण किसके निर्माण के दौरान होता है, शुक्राणु, ओगोनियम, स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक oocyte। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी oocyte। अगला प्रश्न है शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, पूंछ में, एक्रोसोम में, मध्य भाग में, सिर में,
स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, यह है स्पर्म। इसकी मिड वाले पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है मध्य भाग में, सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इन मिडिल पीस में ऊपर वाले पार्ट में जो है क्रोमोसोम होता है, पीछे वाले पार्ट में टेल होता है जिसमें जो कि मूवमेंट करता है, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट करता है। अगला प्रश्न है समान जुड़वा बच्चे कब उत्पन्न होते हैं? एक शुक्राणु दो अंडों को निषेचित करता है तब। एक अंडाणु का दो शुक्राणु निषेचित करते हैं, दो अंडे का निषेचन होता है, एक निषेचित अंडा दो ब्लास्टोमियर में विभाजित हो जाता है और वह अलग हो जाते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विन तब प्रोड्यूस्ड होते हैं जब एक ही अंडा क्या हो, निषेचित हो स्पर्म के द्वारा निषेचित हो, और या क्या हो, दो ब्लास्टोमियर में इक्वल ब्लास्टोमियर पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो इससे दो बेबी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो है ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एक निषेचित अंडा दो ब्लास्टोमियर में विभाजित हो जाता है और वे अलग हो जाते हैं, तब समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है स्तनधारियों में कार्पस लुटियम किस अंग में पाया जाता है? मस्तिष्क, अंडाशय, जिगर, आंखें। तो स्तनधारियों में कार्पस लुटियम जो पाया जाता है वह अंडाशय में पाया जाता है, ओवरी में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला है प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरने से मतलब कि डिक्रीज होने से या फिर कम होने से क्या होता है? तो गर्भकाल होता है कि रजोनिवृत्ति की, स्तनपान की, मासिक धर्म। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो कम होता है उससे जो है मेनोपॉज होता है, मतलब कि मासिक धर्म खत्म होता है, समाप्त हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, रजोनिवृत्ति। थर्ड चैप्टर यहाँ पे दिया गया है प्रजनन स्वास्थ्य, तो इस चैप्टर से हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या सही है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में यह सही है कि निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन, वह क्या होता है, बाहर होगा, आर्टिफिशियल मीडियम में निषेचन होगा, और माँ के गर्भ में क्या होगा, गर्भधारण होगा। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है जो कि नेक्स्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, निस्बंदी ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या है? अंडाणु का निर्माण करना, भ्रूण का विकास, निषेचन रोकना, सहवास। तो नसबंदी ट्यूबेक्टोमी का मेन उद्देश्य होता है कि वह जो है फर्टिलाइजेशन को क्या जो है भ्रूण का विकास जो नहीं जो मतलब नसबंदी होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है, उसका मेन काम होता है कि वह जो है फर्टिलाइजेशन को रोके, प्रिवेंट निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन। अगला प्रश्न है एक आईसीडी क्या है? तो नसबंदी है, कॉपर टी है, कंडोम है, उपरोक्त सभी। सो इंट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का जो एग्जांपल होगा कॉपर टी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है कॉपर टी। कॉपर टी में जो कॉपर होता है वह क्या करता है, स्पर्मिसाइडल, स्पर्म को किल करने का एक्शन करता है, स्पर्मिसाइडल इन नेचर का होता है। अगला प्रश्न है एमटीपी क्या है? तो एमटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, मल्टीलोड प्रैक्टिसेस मॉलिसिथियन ट्रीटाइज ऑन पॉपुलेशन मल्टीपल टेम्पोररी फ्रीक्वेंसी, चिकित्सा गर्भपात, गर्भावस्था की समाप्ति। तो एमटीपी का फुल फॉर्म होता है चिकित्सा गर्भपात या फिर चिकित्सीय गर्भपात समापन। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मौखिक गर्भनिरोधक में क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, ऑक्सीटोसिन, स्टेरॉल। तो मौखिक गर्भनिरोधन में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर प्रोजेस्टेरॉन होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किया जाता है किसको पता लगाने में? हृदय रोग को, मस्तिष्क रोग, भ्रूण में आनुवंशिक रोग, उपरोक्त सभी। तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ हेरिडिटरी डिसीज ऑफ एम्ब्रियो। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है मौखिक निरोधकों का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? थायरॉक्सिन, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, एएच। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, प्रोजेस्टेरॉन इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी है? लिपेलूप, कॉपर टी, LNG-20 एंड जो है मल्टीलोड 375। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, LNG-20 ल्यूटेनाइजिंग 20 जो होता है वो एक ऐसा इंटरट्रेन डिवाइस है जो कि इंटरट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि हार्मोन रिलीज करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैर स्टेरॉयडल पिल है? माला डी, माला एन, सहेली, क्रिनेस्ट्रॉल, क्विनेस्ट्रॉल। तो सहेली जो है वह CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा डेवलप किया गया, यही क्या है, गैर स्टेरॉयडल पिल है। ऑप्शन 9 का सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कॉपर टी एक उपकरण है जो रोकता है ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण, अंडोत्सर्ग, निषेचन, अंडाणु का परिपक्वता। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, निषेचन को रोकता है। अगला प्रश्न है युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक का फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण या ट्रांसफर क्या कहलाता है? IVF और ET, ZIFT, GIFT, IUT। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, इंटरट्रेन फर्टिलाइजेशन, और जो है ET एम्ब्रियो ट्रांसफर कहलाता है। अगला प्रश्न है कंडोम एक बाधा है जो कवर करता है किसको? पुरुषों में लिंग और महिलाओं में अंडाशय को, पुरुषों में लिंग और महिलाओं में ग्रीवा और योनि को,
पुरुषों में अंडकोश और महिलाओं में ग्रीवा और योनि को, पुरुषों में ग्रीवा और महिलाओं में योनि को। तो कंडोम्स आर बैरियर दैट कवर पेनिस इन मेल्स एंड सर्विक्स एंड वेजाइना इन फीमेल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो है इसका 12 बी वाला नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सर्विक्स भी यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, पेनिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल्स। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, पुरुषों में लिंग और महिलाओं में अंडाशय को। अगला प्रश्न है प्रोजेस्टासाइट और LNG-20 क्या है? इम्प्लांट है, कॉपर रिलीजिंग IUDs है, गैर चिकित्सीय ICDS, हार्मोन रिलीजिंग ICDS। तो प्रोजेस्टासाइट एंड LNG-20 जो है वह क्या है? हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। अगला प्रश्न है चिकित्सीय गर्भपात MTP को कितने सप्ताह तक की गर्भावस्था के लिए सुरक्षित माना जाता है? 8 वीक, 12 वीक, 18 वीक्स, 6 वीक्स। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी वाला 12 वीक। 12 सप्ताह तक जो है चिकित्सीय गर्भता समापन को सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद दोनों को खतरा होता है, मदर को भी चाइल्ड को भी। अगला प्रश्न है सोनोग्राफी के लिए मानव शरीर में कितनी आवृत्ति का अल्ट्रासाउंड बीम किया जाता है? 15 से 30 मिलीहर्ट्ज, 1 से 15 मिलीहर्ट्ज, 45 से 70 मिलीहर्ट्ज, 30 से 45 मिलीहर्ट्ज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 1 से 15 मिलीहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासाउंड बीम यूज किया जाता है ड्यूरिंग सोनोग्राफी। अगला प्रश्न है नीचे दी गई आकृति विशेष रूप से क्या दिखा रही? तो यहाँ पे आकृति नहीं दिया है, बट यहाँ पे जो आकृति दिया रहता है तो ऐसे मान लीजिए पेनिस है, यहाँ पे जो नली है मान लीजिए इसी को काट कर बांधा गया है, तो यह जो है नसबंदी को दर्शाता है ट्यूबेक्टॉमी। तो ट्यूबेक्टॉमी जो होता है फीमेल्स में, ऐसे हम दिखा दे रहे हैं आपको फिगर बना के कुछ, तो ऐसे कुछ जो है तो ऐसे ही क्या कहते हैं फिम्बरी है, मान लो यहाँ पे भी फिम्बरी ऐसे मान लो, तो इसी को काट करके यहाँ पे बाधा रहता है, यहाँ पे बाधा रहता है, तो यही क्या दर्शाता है नसबंदी ट्यूबेक्टॉमी को। ट्यूबेक्टॉमी किस में पाया जाता है? फीमेल्स में होता है। अगला प्रश्न है मुख्य रूप से MTP का अभ्यास किस लिए किया जाता है? तो अवांछित महिला शिशु से कानूनी रूप से छुटकारा पाने के लिए, गर्भ निरोध की विफलता के कारण अवांछित गर्भधारण से छुटकारा पाने के लिए। सी है, ए और बी दोनों। सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। Get rid of unwanted female child legally. Get rid of unwanted pregnancies due to failure of contraception. So right option of this question both A and B. Option number C. अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण पिल के बारे में सत्य नहीं है? पिल ओव्यूलेशन को रोककर काम करता है, पिल आरोपण को रोककर काम करता है, जन्म नियंत्रण पिल के द्वारा डिम्बाशय चक्र को निलंबित किया जाता है, जन्म नियंत्रण पिल में कम मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। सो इन बर्थ कंट्रोल पिल के बारे में जो स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो ऑप्शन सी है। जो बर्थ कंट्रोल पिल होते हैं वह जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को या फिर जो है ओवेरियन साइकिल को सस्पेंड मतलब कि निलंबित नहीं करते हैं। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण उपाय सबसे सुरक्षित माना जा सकता है? रिदम विधि, शारीरिक बाधाओं का उपयोग, अवांछित गर्भ का समापन, नसबंदी तकनीक। सो स्टिलाइजेशन टेक्निक जो होता है वह बहुत ही अच्छा मेथड है जो है जन्म नियंत्रण करने का। तो ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है किस गर्भ निरोधक का उपयोग करने से यौन संचारित रोग STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज और एड्स से भी सुरक्षा मिलती है? डायफ्राम, स्पर्मिसाइडल फोम्स, कंडोम्स, लैक्टेशनल एमेनोरिया। सो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंडोम। तो जो मेल का कंडोम होता है वह जो है कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे कुछ इस टाइप का रहेगा, एंड जो फीमेल का कंडोम होता है वह कुछ इस टाइप का होता है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में सबसे व्यापक रूप से स्वीकार गर्भ निरोधक की विधि कौन सी है? ग्रीवा कैप्स, ट्यूबेक्टॉमी, डायफ्राम, गर्भाशय के भीतर के उपकरण। तो वर्तमान में भारत में सबसे व्यापक रूप से स्वीकार गर्भ निरोधक की जो विधि है वह गर्भाशय के भीतर के उपकरण होते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इनसाइड यूट्रस। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गर्भ निरोधक विधि नहीं है, कौन सा नहीं है? ट्यूबेक्टॉमी, कंडोम, ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन का संयोजन पिल, लिपेलुप। सो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन का जो कॉम्बिनेशन पिल होता है वह जो है गर्भ निरोधक विधि नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला चैप्टर यहाँ पे दिया गया है विरासत और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो यहाँ पे बोला है लाल कैपिटल RR एंटीराइनम का सफ़ेद कैपिटल WW के साथ क्रॉस किया गया है, तो संतान जो प्रोड्यूस हो रहा, ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है वह कैपिटल R कैपिटल W वाला जो कि गुलाबी रंग का प्रोड्यूस हो रहा है, तो यह किसका उदाहरण है? डोमिनेंट रिसेसिव का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, हाइब्रिड का, सप्लीमेंट्री जीन्स का। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला अपूर्ण प्रभुत्व का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है यहाँ पे
F2 पीढ़ी में द्विगुणज अनुपात क्या होता है? द डाई हाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन इज 1:1:1:1, 2:1:2:1, 3:1, 9:3:3:1। सो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस जो F2 जनरेशन का जो रेशियो होता है वह 3:1 होता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर इन बाह्य नाभिकीय वंशानुक्रम किसमें होता है? प्राक्सिसोम और राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम। तो बाह्य नाभिकीय वंशानुक्रम जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति सही तरीके से दिए गए उदाहरण में लिंग निर्धारण के तरीके का वर्णन करती है? सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आपने 12th में पढ़ा होगा ZZ करके पक्षियों में होता है, एक्स करके या जो है ग्रेसोपर में होता है। सो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जो घास फूस होते हैं ग्रेसोपर होता है उसमें 100 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम जो है मेल लिंग को मेल जो है सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारण करते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 2n-1 क्रोमोसोम पूरक को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट्री विथ 2n-1 इज कॉल्ड मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नेलिसोमी, टेट्रासोमी। सो 2n-1 क्रोमोसोम पूरक को जो है मोनोसोमी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कैपिटल ए कैपिटल बी इंटू स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच क्रॉस में F2 पीढ़ी में कैपिटल ए कैपिटल बी कामा कैपिटल ए कैपिटल बी कामा कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल बी जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा? तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कैपिटल ए दिया है, फिर कैपिटल बी दिया है, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी दिया है, फिर यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी फिर लास्ट में दिया है स्मॉल बी। तो जीनोटाइप का अनुपात पूछा है तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये क्या है, ये सभी क्या है एक जैसे हैं, एक रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक। ये सभी जो एक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, किसको? लंबेपन को शो कर रहे हैं और जो कि प्योर वैरायटी में होंगे। एंड यहाँ पे दोनों आ रहा है, क्या आ रहा है मतलब लंबापन भी आ रहा है, बौनापन भी आ रहा है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर है तो दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे दो लिख दिए, फिर यहाँ पे भी दो आ रहा है तो लंबेपन और बौनापन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दो हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी क्या आ रहा है जो है एक ही कैरेक्टर को शो करे, जो कि क्या शो कर रहे हैं मतलब कि शुद्ध जो है बौनापन है और इसमें क्या है झुर्रीदार होंगे और जो बौनापन है। तो यह भी एक कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जीनोटाइप का जो अनुपात रहेगा 1:2:2:1 रहेगा। यह एक ट्रिक है, हम अपने अकॉर्डिंग जो रेडी किए थे तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं 1:2:2:1 वाला ऑप्शन सी वाला जो है 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन नहीं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों कैरेक्टर है, कैपिटल ए कैपिटल बी करके दिया है, क्या कैपिटल बी करके दिया है। तो इसमें दो कैरेक्टर है, मतलब कैपिटल ए भी लंबा है, कैपिटल बी भी लंबा है। और इसमें क्या है कैपिटल ए मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी दिया है। तो इसमें एक ही कैरेक्टर है जो कि क्या आएगा लंबेपन आएगा। इसमें भी एक ही है और इसमें भी क्या है दो है। तो मतलब स्मॉल भी है। तो इसमें 2:1:1:2 वाला अनुपात सही होगा। ऑप्शन बी। सॉरी हमने आपको जो सी बोला। अगला प्रश्न है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। तो एकल गुण जो 3 या अधिक एलील द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे बहु एलील कहा जाएगा। एकल गुण जो 3 या अधिक जीन द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे बहुजीनी आनुवंशिकता कहा जाएगा। एकल जीन जो कई प्रकार के फिनोटाइपिक अभिव्यक्तियां प्रदर्शित करता है तो उसे बहु अभिव्यक्तिता कहा जाएगा। तो ए का बी का थर्ड, ए का वी का थर्ड किसमें दिया? ए का वी का थर्ड, मतलब कि ए का सेकेंड बी का थर्ड, ए का सेकेंड बी का थर्ड यहाँ पे दिया है पहले वाले में। ए का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ए का सेकेंड बी का थर्ड सी का फर्स्ट। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया है सो इसको यहाँ पे स्किप कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पुटअप किया जाएगा इतना लंबा। अगला प्रश्न है दिए गए क्रॉस में किस विशेषता का विरासत दिखाया गया है? एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, एक्स ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पे क्रॉस जो है यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 9th का वो हो जाएगा सी वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल प्रमुख विशेषता। अगला प्रश्न है जीनों के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है? एंगस्ट्रॉन से, मैप यूनिट, डॉप्सन यूनिट, मिलीमीटर। सो जो डिस्टेंस होता है जीन्स के मध्य का उसे हम मैप यूनिट के फॉर्म में नापते हैं। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है पौधों के राज्य का ड्रोसोफिला क्या है? पिंक ब्रेड मोल्ड, मटर, मक्का, ग्रीन मोल्ड। सो
ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इज कॉल्ड पिंक ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधों के साथ संकर प्रयोग किए थे 6 वर्षों तक, 7 वर्षों तक, 8 वर्षों तक, कई वर्षों तक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधों के साथ संकर प्रयोग जो किए थे वह 6 वर्षों तक किया था। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी जीनोटाइप वाला है उसके द्वारा उत्पन्न युग्मक कौन से होंगे? 2 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 6 वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराने व्यक्ति हैं जो पौधों में संकर प्रयोग से जुड़े थे? नाउडिन, गॉस, कॉलिरेटर, नाइट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, कॉलिरेटर जो है और सबसे पुराने व्यक्ति हैं जो पौधों में संकर हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, एक मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में गुणसूत्रीय विशेषताओं और जीनोटाइप की संख्या क्या होगा? तो मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में जो है यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है गुणसूत्रीय विशेषताएं 4, जीनोटाइप 16, गुणसूत्रीय विशेषताएं 9, जीनोटाइप 4, गुणसूत्रीय विशेषताएं 4, जीनोटाइप 8, गुणसूत्रीय विशेषताएं 4, जीनोटाइप 9। तो एक मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस की जो F2 पीढ़ी में जो क्रोमोसोम गुणसूत्रीय विशेषताओं और जीनोटाइप की जो संख्या होता है वह जो है गुणसूत्रीय विशेषताएं जो होंगी जो फिनोटाइप होता है वह 9 होता है और जो जीनोटाइप होता है वह 4 होता है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है शुद्ध रेखाओं या शुद्ध प्रजनन किस्मों का उपयोग करना। सेकेंड है एक समय में एक चरित्र पर विचार करना, प्रयोगों के सांख्यिकीय रिकॉर्ड का रखरखाव। एंड लास्ट ऑप्शन लिंकज और अपूर्ण प्रभुत्व का ज्ञान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो है, और मतलब यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है ये वाला गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, पहला दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 16 का। 1 मिनट रुक जाइएगा। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण हैं? तो यहाँ पे जो है 3 स्टेम लिंकज और अपूर्ण प्रभुत्व का ज्ञान। तो सफलता के क्या कारण है पूछा है, तो यहाँ पे जो है पहला और चौथा यहाँ पे दे रहा है, पर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन से इन्होंने क्या किया, शुद्ध रेखाओं या शुद्ध प्रजनन किस्मों का क्या किया था, उपयोग किया था, एक समय में एक चरित्र पर विचार किए थे, और जो है प्रयोगों के सांख्यिकीय रिकॉर्ड का रखरखाव किया था, लिंकेज और अपूर्ण प्रभुत्व का ज्ञान। यहाँ पे जो पहला और चौथा सही रहेगा, वहाँ पे पहला और चौथा वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। पहला ऑप्शन सही है और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा क्या है, गलत है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। अगला प्रश्न है, 2 विषम ऊंचाई वाले मटर के पौधों के बीच क्रॉस में बौनी संतानों के उत्पादन की संभावना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डॉफ ऑफ स्प्रिंग इन अ क्रॉस बिटवीन 2 हेटेरोजाइगस टाल पी प्लांट? तो फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड है 50%, थर्ड है 25% एंड लास्ट ऑप्शन है 100%। सो 2 विषम ऊंचाई वाले कैपिटल टी मान लो, स्मॉल टी मान लो, मटर के पौधों के बीच क्रॉस में बौनी संतानों के उत्पन्न होने की जो संभावना होगी वो 25% होगा। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रीय और जीनोटाइपिक अनुपात समान होता है? सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, ओवर डोमिनेंस। जो ओवर डोमिनेंस होता है इसी में क्या होता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रीय और फिनोटाइपिक अनुपात समान होता है? तो गुणसूत्रीय और फिनोटाइपिक जो अनुपात समान होता है वह जो है अपूर्ण प्रभुत्व में होता है। एंड यहाँ पे जो दिया गया है कि मेंडेल की सफलता के क्या कारण है 16 का, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है जो हमने बताया था। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा, पहला दूसरा और तीसरा सही, बट यहाँ पे लिंकज और अपूर्ण प्रभुत्व का ज्ञान ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन जो कि गलत बता दिए, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो मेंडल ने मटर के पौधों के साथ जो संकर प्रयोग किया था वो 7 वर्षों तक किया था। एंड यहाँ पे जो एक व्यक्ति जो स्मॉल ए कैपिटल बी और जो सी वाला दिया है, मतलब कि यहाँ पे जो है एक सेकेंड बाहु लीला, हाँ। एंड यहाँ पे जो दिया एक व्यक्ति जो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल से स्मॉल से जीनोटाइप वाला है उसके द्वारा उत्पन्न युग्मकों की संख्या क्या होगा? तो उसके द्वारा उत्पन्न युग्मकों की संख्या 2 होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला ही सही है। एंड यहाँ जो 15 वाला है उसमें ऑप्शन पहला सही, दूसरा वाला गलत है। एक मेंडेलियन द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में गुणसूत्रीय विशेषताओं और जीनोटाइप की संख्या होगी, फिनोटाइप जो होगा वो 4 होगा और जीनोटाइप क्या होगा 16 होगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है, गुणसूत्रीय विशेषताएं 4 होगा, जीनोटाइप 16 होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट रॉन्ग आंसर। एंड यहाँ पे जो दिया है तो इसको हमने बता ही दिया आपको। 2 विषम ऊंचाई वाले
मटर के पौधों के बीच जो हमने बताया तो यहाँ पे 25% ही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन जो गलत हो गए थे, आई एम रियली सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 5 वाला, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत का आणविक आधार। तो अगला यहाँ पे दिया है प्रश्न, डीएनए संश्लेषण में डीएनए पॉलीमरेज के अलावा कौन सा से एंजाइम शामिल है? टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, आरएनए प्राइमेज, ये सभी। तो अदर देन डीएनए पॉलीमरेज व्हिच इज आर द एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, हेलिकेज। अगला प्रश्न है, दो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो लाइगेज कहलाता है। ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन है, लाइगेज। अगला प्रश्न है, डीएनए श्रृंखला में वृद्धि में ओकाजाकी खंड किस फॉर्म में होते हैं? 3' से 5' दिशा में पॉलीमराइज होते हैं और प्रतिकृति कांटा बनाते हैं। डीएनए प्रतिकृति की अधिसंरक्षी प्रकृति को प्रमाणित करते हैं। 5' से 3' दिशा में पॉलीमराइज होते हैं और 3' से 5' मतलब डैश नहीं है सॉरी, 3 प्राइमर से 5 प्राइमर डीएनए प्रतिकृति को समझाते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है प्रतिलिपि को परिणाम देते हैं। तो यहाँ पे जो है द ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन डीएनए चेन ग्रोथ, जो डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड होता है वह क्या करता है? 5 प्राइमर से 3 प्राइमर में के डायरेक्शन में क्या होते हैं? पॉलीमराइज होते हैं और 3 प्राइमर से 5 प्राइमर जो है डीएनए प्रतिकृति को समझाते हैं। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वह आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो कि जो है रिट्रोवायरस टाइप का। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है वह आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ऑप्शन ई जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, सी डीएनए टेम्पलेट सीक्वेंस ऑफ CTGATAGC इज ट्रांसक्राइब्ड ओवर mRNA। तो mRNA में जान लीजिए जो एडेनिन होता है उसके साथ डीएनए में थाइमिन होता है, बट आरएनए में एडेनिन के साथ क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे साइटोसिन थाइमिन दिया तो यहाँ पे एडेनिन है, और यहाँ पे गोवासिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे एडेनिन है तो यूरेसिल है। यहाँ पे जो वाला बी वाला ऑप्शन है वाला सही है, हम आपको करेक्टली बता दे रहे, GACUAUCG ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसको आप लोग स्किप करके वीडियो को रोक करके मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है? यह भी नेक्स्ट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्लाइकोप्रोटीन, मिकोप्रोटीन, क्षारीय प्रोटीन, अम्लीय प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वह क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन होते हैं, क्षारीय प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दिया था? तो यहाँ पे पूछा नहीं है, यहाँ पे पूछा है दूसरा कुछ। बीडल और टाटम नामक साइंटिस्ट ने जो है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दिया था। बट यहाँ पे पूछा क्या है कि एक जीन एक एंजाइम संबंध पहली बार किसमें स्थापित किया गया था? साल्मोनेला टाइफीमेरियम, एशेरिचिया कोलाई, डिप्लोकोकस निमोनियाई, एंड लास्ट ऑप्शन है न्यूरोस्पोरा क्रैसा। तो न्यूरोस्पोरा क्रैसा में बीडल एवं टाटम नामक साइंटिस्ट ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दिया था। अगला प्रश्न है, बी डीएनए के एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े होते हैं? 10, 12, 5, 6। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बी डीएनए के एक हेलिक्स में टोटल 10 जो न्यूक्लियोटाइड के जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, रूपांतरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस एंजाइम से प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ पे एंजाइम नहीं दिया है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा डीएनएज, आरएनएज, पेप्टाइडेज, लाइपेज। सो यहाँ पे पूछा है कि रूपांतरण की प्रक्रिया किस एंजाइम से इफेक्ट नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ए और बी जो दिया है यहाँ पे जो दिया है मतलब कि डीएनए और आरएनए इसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो डीएनए प्रतिकृति के बारे में जो रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है वह डी वाला है, डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइमर से 5 प्राइमर दिशा में पॉलीमराइज को उत्प्रेरित करता है। यह स्टेटमेंट गलत है जो कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था। अगला प्रश्न है, यूकैरियोट्स में प्रतिलिपि में विषम आणविक आरएनए हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए किसके द्वारा प्रतिलिपित होता है? ट्रांसक्राइब्ड होता है बताना। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये सभी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा ट्रांसक्राइब्ड होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रूफ रीडिंग के दौरान गलत बेस को दूसरे गलत बेस से बदलने की त्रुटि दर क्या है? 1 इन, यहाँ पे दिया है 1 इन 10 बेसेस, 1 इन 100 बेसेस, 1 इन 1000 बेसेस, 1 इन 10,000 बेसेस। तो प्रूफ रीडिंग के दौरान गलत बेस को दूसरे गलत बेस में बदलने की जो त्रुटि दर है वह 10,000 बेस में से एक में होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तात्पर्य क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तात्पर्य या फिर बोले तो मेन मुद्दा क्या होता है कि डीएनए नमूने के प्रोफाइल का आणविक विश्लेषण करना, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने किया था? तो एलेक्स जेफ्रेज नामक साइंटिस्ट और उनके सहयोगियों ने जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की खोज किए थे।
अगला प्रश्न है, वह जीन जो संरचनात्मक जीन के सेट का प्रतिलेखन चालू या बंद करने में शामिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑपरेटर जीन, अतिरिक्त जीन, नियामक जीन, बहुरूपी जीन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, नियामक जीन। इन्हें जो है रेगुलेटरी जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोट में प्रतिलेखनात्मक विनियमन निम्नलिखित में से किस प्रकार हो सकता है? तो एक दमनकर्ता एक ऑपरेटर से जुड़ता है और प्रतिलेखन को रोकता है। एक सक्रियकर्ता ऑपरेटर प्रमोटर से ऊपर जुड़ता है और प्रतिलेखन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। थर्ड ऑप्शन है, विभिन्न प्रमोटर अनुक्रम आरएनए पॉलीमरेज को अधिक कसकर बांधते हैं जिससे अधिक प्रभावी प्रतिलेखन शुरू होता है। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। प्रोकैरियोट्स में प्रतिलेखनात्मक विनियमन निम्नलिखित में से किस प्रकार हो सकता है? तो एक दमनकर्ता जो सप्रेसर जो होता है, रिप्रेसर जो होता है, वह बाइंड करता है ऑपरेटर से और प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोट्स में जीन का विनियमन किस स्तर पर होता है? प्रतिलेखन, अनुवाद, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसलेशन। सो प्रोकैरियोट्स में जो जीन का विनियमन होता है वह जो है प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है। अगला प्रश्न है, ई कोलाई में ट्रिप्टोफैन संश्लेषण का विनियमन जीन अभिव्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करता है? अनुवादात्मक नियंत्रण, प्रतिलेखन नियंत्रण, होमियोटिक जीन नियंत्रण, एमआरएनए अणुओं का विखंडन। So the regulation of tryptophan synthesis in E. coli is an example of affecting gene expression in through breaking down mRNA molecule, mRNA अणुओं का विखंडन। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपलेट कोड सही ढंग से प्रोटीन संश्लेषण में एमाइनो एसिड या स्टार्ट या स्टॉप कोडान के लिए विशिष्टता से मेल खाता है? यूएसी टायरोसिन, यूसीजी स्टार्ट, यूयूयू स्टॉप, यूजीयू लिसिन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, जो पहला ऑप्शन दिया सही दिया। जो यूएसी अमाइनो एसिड होता है वह टायरोसिन होता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने किया था? तो जो जीवाणुवीय रूपांतरण होता है इसकी खोज किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, मेसेल्सन और स्टाहल ने, वाटसन और क्रिक ने, हर्शे और चेज ने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था 1929 या 1829 में जो है न्यूमोकोकस बैक्टीरिया में किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? हेक्सोज, राइबोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। सो आरएनए में जो शर्करा प्रेजेंट होती है वह जो है राइबोज प्रेजेंट होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया है छठा वाला, जीवन की उत्पत्ति के बारे में चैप्टर है यहाँ पे इवोल्यूशन। तो पहला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे तर्कसंगत दृष्टिकोण क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोरे एंड सेकेंड ऑप्शन दिया है बीजमान, थर्ड ऑप्शन है स्टैनले मिलर, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है ओपेरिन। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पहले का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, जो एआई ओपेरिन जो है यही जो है जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे अधिक तर्कसंगत दृष्टिकोण दिए थे या फिर कथन दिए थे। अगला प्रश्न है, वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, इकोलॉजी, एथोलॉजी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पैलेंटोलॉजी। और जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? तो बीरबल साहनी को ही जो जीवाश्म विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? लैमार्क, डार्विन, हुगो डी ब्रिज, अरस्तु। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, डार्विन नामक साइंटिस्ट ने जो है नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया था, सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव से आधुनिक मानव तक के विकास का क्रम क्या है? तो आपको याद कर लेना है राहा। क्या याद कर लेना? राहा याद कर लेना, राहा ऐसे याद कर लेना। तो आर से हो जाएगा रामाफिथिकस, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एस से हो जाएगा होमो इरेक्टस और इससे हो जाएगा होमो हैबिलिस हो जाएगा इससे, फिर होमो इरेक्टस। और ये मतलब कुछ नहीं होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मतलब ये हो गया, सॉरी हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था? राहा बताया था ना। सो यहाँ पे जो 4 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा और डी वाला होगा राहा। ऐसे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामापिथेकस पहला वाला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेकेंड हो गया और फिर यहाँ पे एच यहाँ पे रहेगा जो कि होमो हैबिलिस हो जाएगा, फिर होमो इरेक्टस हो जाएगा। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले ऐसे मानव थे जो कि अपने दोनों पैरों पर सबसे पहले खड़े होकर चलने के लिए जो है योग्य हुए थे, मतलब कि कैपेबल हुए थे। अगला प्रश्न है, मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा, प्रकाश वर्ष, महासागर, पेनस्वर्मीय। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह फिजिक्स में दूरी का मात्रक होता है एंड यहाँ पे जो मिल्की वे है वह क्या है? तो मिल्की वे गैलेक्सी है जो कि आकाशगंगा है।
अगला प्रश्न है स्टैनले मिलर के प्रयोग में कौन सा तत्व अनुपस्थित था? तो CH4, NH3, H2 ये तीनों प्रेजेंट थे बट ऑक्सीजन इज अब्सेंट इन स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है बिल्लियों और छिपकलियों के अग्रभुज चलने के लिए, व्हेल के अग्रभुज तैरने के लिए और चमगादड़ों के अग्रभुज उड़ने के लिए होते हैं, किसके उदाहरण हैं? अनुरूप अंग, समरूप अंग, अनुकूलन विचलन विकास। सो ये सभी क्या है? होमोलॉगस ऑर्गेन, समरूप अंग या फिर समजात अंग के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है अर्जित गुणों की वंशानुक्रमिता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डार्विन ने, लैमार्क ने, डिब्रीज ने, अरस्तू ने। तो अर्जित गुणों की वंशानुक्रमिता का सिद्धांत जो दिया था वह जो है लैमार्क नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे जो 8 का बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है डार्विन की कौन सी जगह विकास का जीवित प्रयोगशाला मानी जाती है? गैलापैगोस द्वीप, लक्षद्वीप, मेडगास्कर, मालदीव। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला गैलापैगोस इसलैंड द्वीप। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न यहाँ पे है नियंडरथल मानव का मस्तिष्क क्या था? 900 सीसी, 1400 सीसी, 800 सीसी, 700 सीसी। सो नियंडरथल मानव जहाँ भी पूछा है तो जान लीजिए कि उनके मस्तिष्क का जो IQ था वह 1400 क्यूब सेंट था। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आनुवंशिक विचलन केवल किसमें होता है? छोटी जनसंख्या में, बड़ी जनसंख्या में, मेडेलियन जनसंख्या में, द्वीपीय जनसंख्या में। तो आनुवंशिक विचलन या जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वह जो है छोटी जनसंख्या में, स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आर्कियोपिटेरिस किसके बीच का योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक है? सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी, मछली और सरीसृप, कशेरुकी और अकशेरुकी। तो आर्कियोपिटेरिक्स जो है कनेक्टिंग लिंक होता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के मध्य की, मतलब पक्षी और सरीसृप के बीच की। ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सील का फिलिपर और पक्षी का पंख क्या है? समरूप अंग, समजात अंग के एग्जाम्पल है, होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है पेलियोजोइक युग की अवधियों का भूवैज्ञानिक पैमाने पर आरोही क्रम में सही क्रम क्या है? तो इसका भी हम आपको करेक्टली डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन बी होगा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन। तो इसको आपको याद कर लेना है क्या? COSD याद कर लेना है, फिर RP, COSD RP याद कर लेना है। देखिए सी से होगा कार्बोनीफेरस मतलब कैम्ब्रियन हो जाएगा, O से हो जाएगा ऑर्डोविशियन, S से हो जाएगा सिल्यूरियन, D से हो जाएगा डेवोनियन, R से हो जाएगा यहाँ पे जो है कार्बोनीफेरस दिया है, सॉरी यहाँ पे आप C और जो है P कर लेके याद करें, COSD CP ऐसे याद कर सकते हैं। तो हो जाएगा कार्बोनीफेरस और P से हो जाएगा पर्मियन। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है होमो इरेक्टस की मस्तिष्क की क्षमता क्या थी? 650 सीसी, 900 सीसी, 1500 सीसी, 1400 सीसी। सो होमो इरेक्टस के जो मस्तिष्क का IQ लेवल था वह 900 सीसी था। अगला प्रश्न है एक विशेष स्थान पर एलील कैपिटल ए की आवृत्ति 0.6 और एलील स्मॉल ए की आवृत्ति 0.4 है। यादृच्छिक मिलन वाली जनसंख्या में विषम युग्मजी की आवृत्ति क्या होगी? 0.36, 0.16, 0.24, 0.48। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 0.48 जो है यहाँ पे आवृत्ति का जो है क्या होगा? विषम जनसंख्या में विषम युग्मजी की आवृत्ति का जो है अनुपात होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है आदिम पृथ्वी पर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे पॉलीमर जल निलंबन में गोलाकार समूह बनाए, इन्हें कहा जाता है प्रीमिटिसोम, लिपोसोम, प्रीमिटोजन, क्वेसरबेट्स। तो इन्हें जो है क्वेसरबेट का नाम दिया गया था, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा NCERT में। ऑप्शन 17 का डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मिलर यूरे या फिर यूरे मिलर एबायोटिक संश्लेषण प्रयोग और अन्य समान प्रयोग ने यह दिखाया कि सरल कार्बनिक अणु पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास जैसी स्थितियों में स्वतः उत्पन्न हो सकते हैं। पहला ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन फॉर्म स्पॉन्टेनियसली अंडर कंडीशन लाइक दोज थॉट टू प्रिवेल ईयरली इन द अर्थ हिस्ट्री। अगला प्रश्न है जनसंख्या में जिन आवृत्तियों में परिवर्तन प्राकृतिक चयन के बजाय संयोग से हो सकता है, इसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिक विचलन, यादृच्छिक मिलन, आनुवंशिक भार, आनुवंशिक प्रभाव। तो इसे जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है, आनुवंशिक विचलन। अगला प्रश्न है गैलापागोस द्वीप की फिंच प्रजातियां उनके भोजन स्रोतों के अनुसार समूहबद्ध की जाती हैं, इनमें से कौन सा फिंच का भोजन नहीं है? बीज, सड़ा हुआ मांस, कीड़े, पेड़ की कलियां। तो सड़ा हुआ मांस जो है फिंच का भोजन नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अर्जित गुणों की वंशानुक्रमिति का सिद्धांत किसने दिया था? बैलेस, लैमार्क, डार्विन, डिब्रीज।
तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क नामक साइंटिस्ट ने जो है अर्जित गुणों की वंशानुक्रमिता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, लैमार्क। सो यहाँ पे अगला यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है। चलिए यहाँ पे अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। मानव यहाँ पे दिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य और रोग। और पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किस बीमारी में फेफड़ों के एल्वेलाई प्रभावित होते हैं? कॉमन कोल्ड में, कॉलरा में, टाइफाइड में, निमोनिया में। सो फेफड़ों के जो एल्वेलाई होते हैं वह जो है निमोनिया डिसीज में अफेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे मलेरिया के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? प्लाज्मोडियम वायुएक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, एंड थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सो यहाँ पे पूछा कि मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा टू का ए वाला। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वायुएक्स होता है वही क्या होता है, मलेरिया को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, तंबाकू में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है? निकोटीन, कोकेन, क्रैक, बार्बिट्यूरेट। सो तंबाकू में पाया जाने वाला जो मतलब केमिकल सब्सटेंस होता है वह निकोटीन होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और तंबाकू से जो है गले का कैंसर होने का चांस रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, मलेरिया को रोकने के लिए मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछली कौन सी है? बारबरस, लेबियो, गैम्बूसिया, एक्जोसीटस। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। जो गैम्बूसिया मछली है क्या करती है, मच्छरों के लार्वा को जो है खाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, गैम्बूसिया। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति कौन सी है? द फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी इन आवर बॉडी इज लंग्स, रिस्पायरेशन, एंड यहाँ पे दिया है स्किन, एंड लास्ट ऑप्शन है मैक्रोफेज सेल्स या फिर मैक्रोफेज कोशिकाएं। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति होती है वह स्किन होता है, चाहे वह हाथ में हो चाहे कहीं भी बदन में, देखिए स्किन हर एक जगह है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, त्वचा। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया का संबंध किससे है? फेफड़े से, गला से, रक्त से, यकृत से। तो डिप्थीरिया रोग का संबंध जो है वह जो है थ्रोट से है, गले से है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आरेख जो कि नीचे दिया गया चित्र दिया गया है, तो निचले अंग में सूजन को दिखा रहा है जो कि निम्नलिखित में से किस कारण है? फाइलेरिया के कारण, हाथी पाँव, एस्केरिएसिस, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फाइलेरिया डिसीज है या, और यह इसे एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कैंसर का उपचार क्या है? सर्जरी, रेडिएशन मतलब विकिरण, कीमोथेरेपी, उपरोक्त सभी। तो कैंसर डिसीज का ट्रीटमेंट बाय सर्जरी के द्वारा, बाय रेडिएशन, बाय कीमोथेरेपी, इन तीनों के द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एचआईवी में न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो जो एचआईवी वायरस होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो कि रेट्रोवायरस कैटेगरी का जो है वायरस होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, कैनाबिस सैटाइवा भांग किससे प्राप्त होता है? भांग से, चरस से, गांजा से, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। कैनाबिस सैटाइवा भांग जो भांग, गांजा, चरस तीनों से ऑब्टेन्ड होता है। अगला प्रश्न है, मानव में निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति उसके गुणसूत्र असामान्यता, डिसएबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी संबंध के साथ सही ढंग से मिलाई गई है? सो फर्स्ट ऑप्शन है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक्स लिंक्ड, डाउन सिंड्रोम 44 ऑटोसोम प्लस एक्सो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 ऑटोसोम प्लस XXY, कलर ब्लाइंडनेस वाई लिंक्ड। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 ऑटोसोम प्लस XXY, यही जो सही मेल दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे एक सामान्य मानव का ईसीजी आरेख दिया गया है, इसके घटकों में से कौन सा सही ढंग से व्याख्यित है, मतलब कौन सा सही यहाँ पे जो है मैच किया गया है बताना है। तो पीक पी केवल बाएं एट्रियम संकुचन की शुरुआत करता है, यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जो पी वाला यहाँ पे जो दिया गया है ऐसे स्टार्टिंग में जो दिया है पी वाला यहाँ पे, फिर उसके बाद ऐसे बना है, तो यहाँ पे पी है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिर एस है, फिर यहाँ पे जाके ऐसे टी दिया है। तो यहाँ पे जो पी वाला है क्या करता है, पीक पी जो है केवल बाएं एट्रियम के संकुचन को इंडिकेट कर रहा है या फिर शुरुआत कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन है, पीक पी केवल बाएं एट्रियम संकुचन की शुरुआत करता है। अगला प्रश्न है, यकृत का सिरोसिस किसके दीर्घकालिक सेवन से होता है? तंबाकू, कोकेन, अफीम, शराब। तो लीवर सिरोसिस जो काज होता है वह जो है एक्सेस कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, मतलब कि एल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, एक्स गुणसूत्रों के साथ एक असामान्य मानव शिशु का जन्म हुआ क्योंकि माँ में असामान्य ओवा का निर्माण हुआ। 2 ओवा और 1 शुक्राणु का संयोजन, 2 शुक्राणु और 1 ओवम का संयोजन, पिता में असामान्य शुक्राणु का निर्माण।
करेक्ट ऑप्शन है एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद XXXX क्रोमोसोम वाज बोर्न ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर। मदर में जो है, माँ में जो है असामान्य ओवा के निर्माण के कारण। अगला प्रश्न है प्रतिरोपित वृक्क रोगी में अस्वीकृत हो सकती है क्योंकि जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण, कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। तो जो किडनी ग्राफ्टेड किडनी होती है वह किसी पेशेंट में इसलिए रिजेक्ट हो जाता है, वह जो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, मैच ना करने की वजह से जो है रिजेक्ट हो जा सकता है। अगला प्रश्न है उस फुफ्फुसीय रोग का नाम बताइए जिसमें गैस विनिमय में शामिल एल्वेलाई सतह क्षेत्र में एल्वेलाई दीवारों के नुकसान के कारण अत्यधिक कमी हो जाती है। अस्थमा, प्लूरिसी, एम्फाइसमा, निमोनिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। एम्फाइसमा डिसीज में क्या होता है, जो एल्वेलाई का सरफेस एरिया होता है क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस नहीं हो पाता है सही से। अगला प्रश्न है मुख्य रूप से सिगरेट पीने के कारण होने वाला दीर्घकालिक श्वसन विकार कौन सा है। एम्फाइसमा, अस्थमा, श्वसन अल्पता, श्वसनीय क्षारता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला एम्फाइसमा। अगला प्रश्न है सर्पदंश के लिए एंटीवेनम इंजेक्शन में पूर्व निर्मित एंटीबॉडी होती है, जबकि शरीर में डाले गए पोलियो की बूंदों में क्या होता है। सक्रिय रोगजनक, संग्रहित एंटीबॉडी, गामा ग्लोबुलिन, कमजोर किए गए रोगजनक। तो पोलियो की बूंदों में जो है हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है कैंसर की कोशिकाओं के लिए उत्परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रोटॉन को जीन में उत्परिवर्तन से कोशिका चक्र में तेजी आती है। उत्परिवर्तन टेलोमेरेज अवरोधक को नष्ट करता है। उत्परिवर्तन सेल नियंत्रण को निष्क्रिय कर देता है। उत्परिवर्तन टेलोमेरेज के उत्पादन को रोकता है। सो कैंसर कोशिकाओं के लिए उत्परिवर्तन के संबंध में जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो हो जाएगा सी डी वाला। उत्परिवर्तन जो है टेलोमेरेज के उत्पादन को इनहिबिट नहीं करते हैं। यही स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत जो है दिया गया है, बल्कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि रोकते हैं, जबकि यह जो है नहीं रोकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे एक बीमारी जो ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिस्ट्रक्शन के कारण होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है एक ऑटोसोमल डिसीज जो कि नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला चैप्टर यहाँ पे दिया गया है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सो यहाँ पे पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के बारे में सही नहीं है। पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया था, स्टेटमेंट सही है। एंटीबायोटिक शब्द 1942 में एस ऑक्समैन द्वारा दिया गया था, यह भी सही है। कुछ लोग एक विशेष एंटीबायोटिक से एलर्जी हो सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के कीटाणु के खिलाफ प्रभावी होते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं सही है, क्योंकि बोल रहा है कि प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के कीटाणु के खिलाफ प्रभावी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ स्टेटमेंट पहले में जो है डी वाला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है बीयर किससे प्राप्त होता है। जो बीयर होता है वह किससे ऑब्टेन किया जाता है, गुड़ से, अंगूर से, जौ से, राई से। तो बीयर जो ऑब्टेन होता है वह जो है जौ से होता है, ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बार्ले से। अगला प्रश्न है स्विस चीज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपयोग किया जाता है। प्रोपिनियो बैक्टीरियम, यहाँ पे दिया गियोट्राइकम एंड पेनिसिलियम, एंड लास्ट ऑप्शन है स्टेप्टोकोकस। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है थर्ड का ए वाला हो जाएगा। प्रोपिनियो बैक्टीरियम सेरेमनी का उपयोग स्विस चीज बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है बायोगैस उत्पादन में रेट लिमिटिंग पदार्थ क्या है। मीथेन, सेलुलोज, स्टार्च, एसिटिक एसिड। सो बायोगैस उत्पादन में जो मीथेन होता है CH4, यही क्या है रेट लिमिटिंग पदार्थ है। अगला प्रश्न है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है। बैसिलस मेगाथीरियम, एसिटोबैक्टर एस्टी, जैंथोमोनास सिट्री, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। सो दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव जो है वह कौन सा है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है जो कि मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। सो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या है मैच है, इसको मैच नहीं करना है। ट्राइकोडर्मा जैव नियंत्रण के एजेंट के रूप में यूज किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है, एक एंटीबायोटिक का स्रोत होता है। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रिक ऐड करते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड में पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, दही को खट्टापन लाने का कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है ये मतलब जो है ऑलरेडी मैच है, इसको जो मैच करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। अगला प्रश्न है खमीर सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिया का उपयोग औद्योगिक उत्पादन में किसके लिए किया जाता है। ब्यूटेनॉल के, सिट्रिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन, एथेनॉल। सो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिया का उपयोग जो है हम लोग C2H5 एल्कोहल, एथेनॉल के उत्पादन में करते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
अगला प्रश्न है गैलिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है? स्यूडोमोनास प्रजाति से, पेनिसिलियम पुरपुरोजेरम, एस्परजिलस नाइजर, स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रजाति। गैलिक एसिड जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो पूछा है, तो गैलिक एसिड जो है वह एस्परजिलस नाइजर से ऑब्टेन किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है? बैक्टीरिया, क्लैमाइडोमोनास, प्रोटोजोआ, फर्न। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। जो बैक्टीरिया होता है क्या होता है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव है जो कि मोनेरा किंगडम मोनेरा में रखा गए हैं। अगला प्रश्न है दूध को दही में बदलने के अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अपने पोषक गुण को बढ़ाकर इसकी पोषक गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। तो किस विटामिन के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? ये बताना है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B2। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, विटामिन B12 के कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है रोटी बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग करते हैं? लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस, म्यूकर, कैंडिडा। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सैक्रोमाइसिस सेरेब्रिस्टी बोलो या फिर ईस्ट बोलो। इसी का उपयोग हम रोटी बनाने में, ब्रेड वाला रोटी बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न है डोसा और इडली को भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित किया जाता है या CO2 गैस के उत्पादन के कारण फूला हुआ लगता है। ये बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? पर्यावरण से, चावल से, दाल से, चावल और दाल दोनों से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, चावल और दाल दोनों से आते हैं। अगला प्रश्न है रोकफोर्ट चीज को किसकी वृद्धि से परिपक्व किया जाता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बैक्टीरिया के ग्रोथ से जो है इन्हें परिपक्व किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर मादक पेय है? शराब, बियर, चाय, विस्की। तो चाय जो होता है, टी जो होता है वह क्या है? नॉन एल्कोहलिक बेवरेज की कैटेगरी में आता है। अगला प्रश्न है कौन सी एल्कोहलिक पेय अविलेत अनडिस्टिल्ड होती है? शराब और बियर, शराब और विस्की, शराब और ब्रांडी, शराब और रम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, शराब और बियर जो है अनडिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज होते हैं। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेटी डिश में कौन सा जीव नहीं बढ़ सकता था? क्लोरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्टेफाइलोकोकस। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, क्लोरोकोकस। अगला प्रश्न है कपड़ों से दाग हटाने के लिए कौन सी एंजाइम उपयोग की जाती है? लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटेज, लाइगेज। सो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पे हम लोग का 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, लाइपेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम क्लॉट बस्टर रक्त के थक्के को हटाने वाला कहलाता है? फ्रक्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, राइबोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस। सो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग ही रक्त के थक्के को हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है अंग प्रत्यारोपण में किस इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का उपयोग किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन, पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, साइक्लोस्पोरिन ए का हम जो है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में करते हैं ड्यूरिंग ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन या फिर अंग प्रत्यारोपण के समय। अगला प्रश्न है किस उपचार में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो दिया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज जो है हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में करते हैं। एंड अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? CO2, CO, सल्फर, CH4। तो जो बायोगैस होता है उसका मेन घटक होता है मीथेन। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा CH4। अगला यहाँ पे चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो यहाँ पे जो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रियाएं वाले चैप्टर है, अब इनसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो पूछा है विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधत्व को निम्न में से किसके उपयोग से रोका जा सकता है? फ्लेवर से टमाटर, कैनोला, गोल्डन राइस, बीटी वैगन। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधत्व को जो है गोल्डन राइस की मदद से रोक सकते हैं। इसमें विटामिन ए कंटेंट और कैरोटीन की अमाउंट ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के कारण क्या होता है? एडिसन रोग, पार्किंसन रोग, पाचन विकार। एंड लास्ट ऑप्शन दिया प्रतिरक्षा तंत्र की गड़बड़ी। तो एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से जो होता है वह जो है प्रतिरक्षा तंत्र की गड़बड़ी होता है, डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरल प्रोटीन है जो जेनेटिक तकनीक के द्वारा उत्पादित किया गया है? ह्यूमेलिन, इंटरफेरान, फिमेजिलिन, ग्रासियोफुलिन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इंटरफेरान जो है प्रतिविषाणु कोशिकाओं से संक्रमित होने वाले हार्मोन होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे
काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं? जेड डीएनए को, बी डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही क्या कहा जाता है? काइमेरिक डीएनए कहा जाता है। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू के पौधों को एक निमेटोड से प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें डीएनए को शामिल किया गया जो होस्ट कोशिकाओं में क्या उत्पन्न करता है? दोनों सेंस और एंटीसेंस आरएनए, एक विशेष हार्मोन, एक एंटीफेडेंट, एक विषैला प्रोटीन। तो तंबाकू के पौधों को एक निमेटोड से प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें डीएनए को जो शामिल किया गया था वह जो है एंटीसेंस और सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों टाइप के आरएनए को जो है इंक्लूड किया गया था। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, cDNA काइमेरिक डीएनए प्रोब्स को मैसेंजर आरएनए अणुओं से किसकी मदद से कॉपी किया जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, एडेनोसिन डीएमिनेज। सो कॉपी करने के लिए बोला है तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के इतिहास में मानव जीनोम परियोजना ने किसके जैव विकास का नेतृत्व किया था? जैव प्रौद्योगिकी, जैव निगरानी, जैव सूचना विज्ञान, जैव प्रणाली विज्ञान। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैव सूचना विज्ञान। अगला प्रश्न है, भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन को किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? कीट प्रतिरोधकता, सेल्फ जीवन बढ़ाना, खनिज सामग्री बढ़ाना, सूखा प्रतिरोध। तो भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन को जो है किस उद्देश्य से विकसित किया गया था? तो वह था कीट प्रतिरोध, मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए। ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो पहला और तीसरा सही है। जैव युद्ध का अर्थ है जैविक हथियारों का उपयोग उपयोग मानव या उनकी फसलों और जानवरों के खिलाफ करना। जैव पेटेंट का अर्थ है अन्य राष्ट्रों के जैव संसाधनों का बिना उचित अनुमति के शोषण करना। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही, इसलिए 9 का ऑप्शन जो है सॉरी, यहाँ पे जो पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही है। पहला और जो है दूसरा सही है, ये तीसरा वाला नहीं सही है। जैव नैतिकता का मतलब है जैव संसाधनों और जैव संसाधन से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का अनधिकृत उपयोग व्यवसायिक लाभ के लिए करना। सो पहला और जो है दूसरा सही है, ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कपास को कॉटन बॉलवर्म से बचाने के लिए किस जीन को इसमें जोड़ा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है क्राई एसी और क्राई ए बी, सेकेंड है बीटी एसी और बीटी ए बी, थर्ड है क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड ए बी, लास्ट ऑप्शन है निप जीन। तो कपास को कॉटन बॉलवर्म से बचाने के लिए जो जीन का उपयोग किया था वो क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड ए बी का किया गया था। अगला प्रश्न है, हीरोडिन क्या है? तो हीरोडिन क्या है? एक प्रोटीन है जो होर्डियम वगैरह द्वारा उत्पादित होता है, लाइसिन में भी समृद्ध होता है। एक विषैला अणु जो गॉसिपियम हर्सुटियम से पृथक किया गया है और मानव प्रजनन क्षमता को कम करता है। एक प्रोटीन जो ट्रांसजेनिक ब्रेस्का नेपस से उत्पादित होता है और रक्त जमावट को रोकता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। हीरोडिन एक प्रोटीन है जो कि ट्रांसजेनिक ब्रेस्का नेपस से प्रोड्यूस किया गया था और रक्त जमावट को जो है रोकता है। हीरोडिन कहाँ पाया जाता है? तो हीरोडिन जो है लीच, जोंक में, जोंक जो होता है, जोंक जो होता है उसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आचरण के नियम जो जैविक दुनिया के संबंध में हमारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव नैतिकता, जैव विध, जैव पेटेंट, जैव चोरी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, उसे बायोएथिक्स, जैव नैतिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लेवर सेवर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? तो हमने क्वेश्चन में ही बोल दिया आंसर, टमाटर का जो है जो फ्लेवर सेवर होता है वह जो टमाटर का एक वैरायटी है। अगला प्रश्न है, जैव चोरी का संबंध किससे है? पारंपरिक ज्ञान से, जैव अणु और जैव संसाधनों से संबंधित जिन, जैव संसाधन, उपरोक्त सभी। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, उपरोक्त सभी पारंपरिक ज्ञान से। जैव अणु और जैव संसाधनों से संबंधित जिन, जैव संसाधन, उपरोक्त सभी। बहुत देर से बोल रहे, गला बैठ गया है। सॉरी, यहाँ पे 14 का डी वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, पारंपरिक ज्ञान से, ट्रेडिशनल नॉलेज से। जैव चोरी का संबंध किससे? तो पारंपरिक ज्ञान से। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस एक आशाजनक ट्रांसजेनिक फसल है, इसे खेती के लिए जारी करने पर यह किसमें मदद करेगा? पेट्रोल जैसे ईंधन का उत्पादन करने में, विटामिन ए की कमी को कम करने में, कीट प्रतिरोध में, शाकनाशी सहिष्णुता में। तो यह जो विटामिन की कमी को पूरा करने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, क्लोराम्फेनिकॉल और एरिथ्रोमाइसिन विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्लोराम्फेनिकॉल और एरिथ्रोमाइसिन जो कि विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, इनका उत्पादन जो है नाइट्रोबैक्टर से किया जाता है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक पशु होते हैं जिनमें कुछ कोशिकाओं में विदेशी डीएनए होता है, सभी कोशिकाओं में विदेशी डीएनए होता है, सभी कोशिकाओं में विदेशी आरएनए होता है। डी वाला, ए और सी दोनों। तो ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल है जिनके सिर्फ कुछ ही कोशिकाओं में विशेष विदेशी डीएनए होगा
उन्हीं कोशिकाओं में विदेशी डीएनए होगा जिसमें हम टारगेट करके जीन को या फिर डीएनए को डालेंगे। ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन है, कुछ कोशिकाओं में विदेशी डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोखिमों का संयोजन जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य से जुड़ा हुआ है? विषाक्तता, एलर्जी प्रतिक्रिया, पाचन तंत्र में मौजूद सूक्ष्म जीवों में एंटीबायोटिक्स का प्रतिरोध। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा 18 का। अगला प्रश्न जो कि लास्ट यहाँ पे, पनीर और दही निम्न में से किस विधि से प्राप्त होते हैं? आसवन, पाश्चराइजेशन, किण्वन, निर्जलीकरण। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, पनीर और दही जो है वह जो किण्वन फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला चैप्टर यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया क्वेश्चन, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन को प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ना कैसे संभव हुआ? डीएनए लाइगेज की मदद से, एंडोन्यूक्लियेज की मदद से, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से, एक्सोन्यूक्लियेज की मदद से। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, डीएनए लाइगेज क्या करता है? दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है, लेकिन कट करने का काम कौन करता है? तो एंडोन्यूक्लियेज करता है। अगला प्रश्न है, पीसीआर और रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लंबाई पॉलीमॉर्फिज्म किन विधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं? एंजाइमों का अध्ययन के लिए, आनुवंशिक रूपांतरण के लिए, डीएनए अनुक्रमण के लिए, आनुवंशिक फिंगरप्रिंट के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी वाला, आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग के लिए एक वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है? बैकिलोवायरस, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, राइजोपस नाइग्रिकेंस, रेट्रोवायरस। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का। यहाँ पे जो है पूछा कि उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग के लिए एक वाहक के रूप में यूज किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, रेट्रोवायरस। अगला प्रश्न है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक की खोज किसने की थी? कैरी मुलिज ने। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, कैरी मुलिज ने किया था। इसमें 3 स्टेप होता है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। अगला प्रश्न यहाँ पे, एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? तो एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग डीएनए खंडों को दृश्य बनाने के लिए किया जा सकता है या फिर किया जाता है। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है 5th का। अगला प्रश्न है, छठा वाला, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है? पीसीआर, ELI मतलब इलाइजा लिखा है यहाँ पे, ELISA, आरडीएनए टेक्नोलॉजी और आरएनए। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के सिद्धांत पर जो आधारित है वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, बायोलिस्टिक जीन गन किसके लिए उपयुक्त है? तो बायोलिस्टिक जीन गन जो है वह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए उपयुक्त है, कि रोगजनक वाहकों को निष्क्रिय करने के लिए, कि पौधों की कोशिकाओं का रूपांतरण करने के लिए, कि वाहकों के साथ पुनः संयोजक डीएनए का निर्माण करने के लिए। बायोलिस्टिक जीन गन जो है वह पौधों की कोशिकाओं का रूपांतरण करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, उपयुक्त है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, डीएनए खंडों के पृथक्करण के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, रूपांतरण, ट्रांसडक्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला प्रश्न है, कौन सा ढांचा आनुवंशिक इंजीनियरिंग में शामिल है? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, कोडोन, इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में कौन सा ढांचा शामिल है पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है? जीन गन, बायोलिस्टिक गन या सही है? प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यह भी सही है। डीएनए लाइगेज, जैविक कैंची, बैक्टीरियोफेज, वायरस, यह भी सही है। बट थर्ड वाला नहीं सही है। डीएनए लाइगेज जो है वह बायोलॉजिकल सीजर नहीं है, वह जो है जोड़ने का काम करता है, वह जो है बायोलॉजिकल सीजर नहीं। बायोलॉजिकल सीजर जो होता है वह जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, पनीर उद्योग में उपयोग होने वाला रेनिन क्या है? एंटीबायोटिक, एल्कलॉइड, एंजाइम, इनहिबिटर। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाला, एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड? PBr 322, बैम, HI फर्स्ट, सेल फर्स्ट एंड EcoRI। तो निम्नलिखित में से एक प्लाज्मिड है पूछा है कौन? तो 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, PBr 322 जो है वह एक प्रकार का प्लाज्मिड है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है,
कवक के मामले में डीएनए और अन्य मैक्रोमोलिक्यूल को छोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है? लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटिनेज, एमाइलेज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का सी वाला काइटिनेज एंजाइम। और जो कवक का सेल मतलब कोशिका भित्ति होता है वह काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है बायोलिस्टिक जीन गन किसके लिए उपयुक्त है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, रोगजनक वाहकों को निष्क्रिय करने के लिए, पौधों की कोशिकाओं का रूपांतरण करने के लिए, वाहकों के साथ पुनः संयोजक डीएनए का निर्माण करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला पौधों की कोशिकाओं का रूपांतरण करने के लिए। अगला प्रश्न है डीएनए खंडों के पृथक्करण के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, रूपांतरण, ट्रांसडक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का उपयोग करते हैं हम डीएनए खंडों को, जो छोटे और बड़े खंड होते हैं इनको अलग अलग करने के लिए। अगला प्रश्न है कौन सा ढांचा आनुवांशिक इंजीनियरिंग में शामिल है? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, कोडोन, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला प्लाज्मिड। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सही मेल नहीं? तो डीएनए लाइगेज, जैविक कैची सही मेल नहीं है। पनीर उद्योग में जो रेनिन प्रयोग होता है वह एक प्रकार का एंजाइम है। एक क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज हुआ है जो काइटिनेज है या कवक के मामले में डीएनए और अन्य मैक्रोमोलिक्यूल्स को छोड़ने के लिए एंजाइम उपयोग किया जाता है तो काइटिनेज होता है। अब यहाँ पे मिला मैचिंग करना है तो यहाँ पे भी मैच किया गया है पहले से ही, इसको मैच नहीं करना है। प्राइमर्स का उपयोग पीसीआर में किया जाता है। उत्पादों का पृथक्करण और शुद्धिकरण डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। डीएनए का अवक्षेपण हम मेथिल अल्कोहल की मदद से करते हैं। रूपांतरण की क्रिया जीवाणु द्वारा विदेशी डीएनए को ग्रहण करना रूपांतरण कहलाता है। इसकी खोज जो है ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने किया था। अगला यहाँ पे चैप्टर आया स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और जनसंख्या। सो पहला क्वेश्चन पूछा है विश्व का कौन सा भाग उच्च घनत्व वाले जीवों से भरा होता है? घास के मैदान, सवाना, पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है या पार्ट है जो कि हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वही क्या होता है? उच्च घनत्व वाले जीवों से भरा होता है। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है एक पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध जो दोनों भागीदारों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पारस्परिकता या सहजीवता, कॉमेंसैलिज्म, ओमेंसैलिज्म, ए और बी दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए वाला पारस्परिकता या सहजीवता, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस कहलाता है। अगला प्रश्न है निके ओवरलैप का अर्थ क्या है? तो निके ओवरलैप का अर्थ होता है दो प्रजातियों के बीच एक या अधिक संसाधनों को साझा करना। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है सील की त्वचा के नीचे मोटी वसा की परत बल्वर किस रूप में कार्य करती है? थर्मोस्टेट, कैपेसिटर, प्रतिरोधक, इंसुलेटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है मैचिंग टाइप का। तो शिकार जो करता है मतलब प्रीडेशन कौन रहेगा? कॉमेंसैलिज्म क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, कंपटीशन क्या है? तो यहाँ पे जो है जो शिकार वाला है या हो जाएगा कुस्कुटा और हेज पौधे के मध्य शिकार को देखा जा सकता है। कॉमेंसैलिज्म जो देखा जाएगा वो बल्नस और जो है चाथामेलस का जो प्लांट है इसके मध्य देखा जाएगा। जो परजीवीवाद है पैरासिटिज्म में देखा जाएगा वह जो कैक्टस और पतंगा के मध्य। और जो कंपटीशन रहेगा वह आर्किड और आम के मध्य रहेगा। तो यहाँ पे जो है ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले घनत्व निर्भर कारक का उदाहरण कौन सा है? तापमान, वर्षा, शिकार, भूकंप। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना पूछा है तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 इतनी पर्सन है, कोई पर्सन है शिकार किया, इसमें से 4 मर गए बचे 3, तो यह कह रहा है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण कर मतलब वृद्धि को कंट्रोल कर रहा है तो शिकार। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है वह वृद्धि पैटर्न जिसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और फिर वहन क्षमता के निकट स्थिर हो जाती है क्या कहलाता है? घातीय वृद्धि, लॉजिस्टिक वृद्धि, ज्यामितीय वृद्धि, बूम एंड बस्ट चक्र। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, वह जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? शिकारी, परजीवी, मृदा, शाकाहारी। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला मृदा। मृदा क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है।
अगला प्रश्न है, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का समूह जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं और परस्पर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, ये लाइन मेन है, उसे क्या कहा जाता है? समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या, आवास। तो बोल रहा है प्रजनन करने में सक्षम है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जनसंख्या। अगला प्रश्न है, उस प्रकार की जैविक परस्पर क्रिया का चयन करें जिसमें एक प्रजाति को लाभ मिलता हो जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है, मतलब कि उसे हानि होता है। तो ऐसे प्रकार के जो है प्रक्रिया को जो है कॉमेंसैलिज्म कहा जाता है, जिसमें जैसे आम की शाखा पर जो एपीफाइट, बानी का प्लांट। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस प्रकार की परस्पर प्रक्रिया में दोनों भागीदार जीव को नुकसान में रहते हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है परजीवीवाद। तो जो परजीवीवाद होता है, पैरासिटिज्म, इसी में क्या होता है? नुकसान रहता है दोनों, मतलब कि इंडिविजुअल को। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्राकृतिक वातावरण में अंतर प्रजाति प्रतिस्पर्धा के बावजूद कौन सा तंत्र प्रतिस्पर्धी प्रजातियों ने अपने अस्तित्व के लिए विकसित किया हो सकता है? शिकार, संसाधन विभाजन, प्रतिस्पर्धा मुक्ति, सहजीविता। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला, संसाधन विभाजन, रिसोर्स पार्टनिंग। अगला प्रश्न है, जीवों के बीच परस्पर क्रिया किसके लिए आवश्यक है? आकर्षण के लिए, जीवित रहने के लिए, संक्रमण के लिए, मृत्यु के लिए। तो जीवों के बीच परस्पर क्रिया जो आवश्यक होता है वह जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि जो डार्विन और लैमार्क ने जो जिराफ वाला गर्दन का एक्सपेरिमेंट दिया है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो 13 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? बॉटेनिकल गार्डन, घास के मैदान, नदियाँ, जंगल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बॉटेनिकल गार्डन। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के पास कौन सा वन प्रकार पाया जाता है? शंकुधारी वन, घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वन, पतझड़ी वन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? जंगल, धान का खेत, झील, घास का मैदान। तो जो धान का खेत होगा वह क्या होगा? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल होता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति की कार्यात्मक इकाइयाँ क्या है जहाँ जीव एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं? स्थिरीकरण, क्षेत्रीकरण, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, इकोसिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? जंगल, कृषि भूमि। तो कृषि भूमि क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु के स्तनधारियों के पास क्या होते हैं? छोटे कान और लंबे अंग। तो पहला ही ऑप्शन सही है। इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने थ्योरी दिया तो उसके अकॉर्डिंग ये बोले कि जो ठंडे जलवायु में जो इंडिविजुअल रहते हैं उनके कान क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और ऑर्गन क्या होते हैं? लंबे होते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वन बनने के लिए औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कौन सा है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, 18 से 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, 150 से 450 सेंटीमीटर रेनिंग मतलब चाहिए, वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, प्रजातियों की विविधता सबसे कम किसमें होती है? टुंड्रा बायोम में, रेगिस्तान बायोम में, घास का मैदान बायोम, शंकुधारी वन बायोम। तो प्रजातियों की विविधता जो सबसे ज़्यादा होती है वह जो है टुंड्रा बायोम में होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जो भूमि के पास स्थित है कौन सा है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, होमोस्फियर, आयनोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाया जाता है, और वायुमंडल का वह क्षेत्र जो कि भूमि के पास स्थित होता है तो वह जो है ट्रोपोस्फियर होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला जिसमें सूक्ष्म जीव प्राथमिक उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन को क्या करें? तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्या कहलाती है? पैरासिटिक फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन, कंज्यूमर फूड चेन, पेरिडेटर फूड चेन। तो वह जो डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला डेट्राइटस फूड चेन कहलाती है। इसमें फंगस आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में किसी समय पर किसी ट्रॉफिक स्तर पर जीवित पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है? स्टैंडिंग क्रॉप, डेट्राइटस, ह्यूमस, स्टैंडिंग स्टेट। तो वह जो है अस्थायी फसल कहलाता है, स्टैंडिंग क्रॉप। ऑप्शन जो है यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा और अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वन है, महासागर, घास के मैदान है, कि महान झीलें, कि महासागर? तो करेक्ट ऑप्शन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है तो वह जो है महासागर होता है। अगला प्रश्न है, कौन प्रकृति का सफाई कर्मी है? उपभोक्ता, उत्पादक, विघटक और गिद्ध सहजीवी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, डिकम्पोजर एंड स्कैवेंजर्स आर द नेचर क्लीनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पोषक तत्व संरक्षण में मदद करती है? मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, लीचिंग, नाइट्रिफिकेशन? सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इमोबिलाइजेशन। अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में बैक्टीरिया और कवक आमतौर पर क्या होते हैं? उत्पादक, विघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता? तो वन पारिस्थितिक तंत्र में जो बैक्टीरिया और कवक होते हैं वह आमतौर पर विघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, डिकम्पोजर। अगला प्रश्न है, एक घास ऋण बाघ खाद्य श्रृंखला में यदि घास का जैव द्रव्यमान 1 टन है तो बाघ का जैव द्रव्यमान कितना होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, यहाँ पे जो बाघ का जैव द्रव्यमान होगा, बायोमास होगा, वह 200 kg होगा। अगला प्रश्न है, एक बंजर क्षेत्र चट्टान पर प्रारंभिक निवासी कौन होते हैं? फंस, मॉसेस, लाइकेंस, डायटम्स? तो एक बंजर क्षेत्र में या बैरन रॉक्स में जो सबसे पहले उगते हैं लाइकेंस उगते हैं। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में पौधों और पशुओं की प्रजातियों की पहचान और गणना इसकी क्या दर्शाती है? उत्पादकता, स्थिरीकरण, प्रजाति संरचना, उपरोक्त सभी? तो पारिस्थितिक तंत्र में पौधों और पशुओं की प्रजातियों की पहचान और गणना जो है वह जो है प्रजाति संरचना, स्पीसीज कंपोजिशन को शो करता दर्शाती है। अगला प्रश्न है, अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो सौर ऊर्जा होता है। फर्स्ट एंड लास्ट एनर्जी सोर्स इन इकोसिस्टम सनलाइट होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा ट्रॉफिक स्तर प्राथमिक उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है शाकाहारी, सेकंड है मांसाहारी, थर्ड है पौधा एंड लास्ट ऑप्शन है विघटक। सो यहाँ पे जो 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, पौधा। पौधा जो होता क्या है, ट्रॉफिक स्तर पर प्राथमिक उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ट्रॉफिक स्तरों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों का स्थानांतरण किस रूप में जाना जाता है? अपघटन, खाद्य श्रृंखला, जैव आवर्धन, प्रकाश संश्लेषण? तो ट्रॉफिक स्तरों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्व का स्थानांतरण पूछा आपको, आप लोगों को इस बात को ध्यान देना है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जैव आवर्धन कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक है? उत्पादक, उपभोक्ता, तापमान, विघटक? तो विघटक, उपभोक्ता, उत्पादक क्या है? ए बायोटिक कंपोनेंट है। तापमान जो है क्या है? अजैविक घटक, ए बायोटिक कंपोनेंट है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है, अभी हमने आपको बीच में बताया था। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का जीव एक से अधिक ट्रॉफिक स्तर में पाया जाता है? मेढक, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, मछली? सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला, फिश जो होता है वह एक से अधिक ट्रॉफिक स्तर पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिडों की सीमाओं में निम्नलिखित में से कौन से कथन शामिल है सिवाय? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, वह एक साधारण खाद्य श्रृंखला मानते हैं और खाद्य जाल पर विचार नहीं करते। सेकेंड, पारिस्थितिक पिरामिडों में सेप्रोट्रॉप्स को कोई स्थान नहीं दिया गया है। थर्ड ऑप्शन है, वह एक ही प्रजाति को 2 या अधिक ट्रॉफिक स्तरों में शामिल नहीं करते हैं। लास्ट ऑप्शन है, वह विभिन्न ट्रॉफिक स्तरों पर जीवों के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला, जो यहाँ पे कौन से कथन शामिल है सिवाय किसको छोड़कर शामिल है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट नहीं शामिल है, बाकी सब शामिल है। तो सी वाला नहीं शामिल है, वह एक ही प्रजाति को 2 या अधिक ट्रॉफिक स्तरों में शामिल नहीं करते हैं। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, यह इकाई एक बंजर चट्टान पर सबसे पहले उपनिवेश बनाने वाली होगी। झाड़ियाँ और झाड़, वार्षिक पौधे, लाइकेन, और यहाँ पे दिया बहुवर्षीय पौधे। तो लाइकेन जो होते हैं वह वायु प्रदूषण के इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन सी क्या है, जो कि सबसे पहले बंजर चट्टान पर उगने वाले प्लांट हैं। अगला प्रश्न है, इस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम जैविक द्रव्यमान किसका होता है? घास का। मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, झील पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र? तो अधिकतम जैविक द्रव्यमान पूछा तो जो मैक्सिमम बायोमास होता है वह जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र का होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक कौन है? नीले हरे शैवाल, प्रवाल भित्तियाँ, रासायनिक संश्लेषक बैक्टीरिया, हरे शैवाल?
तो गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल बेंट पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वह जो है रासायनिक संश्लेषक बैक्टीरिया केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा संचित है तो श्रृंखला में मोर को भोजन के रूप में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? पौधा को चूहा ने खाया, चूहा को सांप ने खाया, सांप को मोर ने खाया, तो मोर में कितना एनर्जी उपलब्ध होगा? 0.2 जूल, 0.02 जूल, 0.002 जूल, 0.0002 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला। यहाँ पे जो 21 का रहेगा वह जो है बी वाला स्टेटमेंट सही है, 0.02 जूल। अगला प्रश्न है, किसे प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है? मानव, पारिस्थितिकी तंत्र, वाहन, पौधे। सो जो मानव है जो पारिस्थितिकी तंत्र है क्या है, किसी प्रकृति की क्रियात्मक इकाई के रूप में इसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मूलभूत उपवर्ग कौन से या फिर वर्ग कौन से हैं? जलीय और स्थलीय, जलीय और वन, तालाब और झीलें, नदियाँ और वन। तो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, जलीय और स्थलीय के यहाँ पारिस्थितिक तंत्र के दो मूलभूत वर्ग होते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है जो कि यहाँ पे आपके क्लास 12 की बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है यहाँ पे, जैव विविधता और संरक्षण। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किसमें सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है? सागौन में, चाय में, आम में, आलू में। सो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है, मतलब पूछा आनुवांशिक विविधता किसमें होता ज़्यादा, तो आम में होता। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ चावल दिया था तो पहले चावल होता फिर उसके बाद आम होता। अगला प्रश्न है, डैश अब एक विलुप्त जानवर है? कोल, तस्मेनियन डेविल, तस्मेनियन टाइगर, पेंडमेलन। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, तस्मेनियन टाइगर इज नाउ एन एक्सटिंक्ट एनिमल। अगला प्रश्न है, जब किसी विशेष प्रजाति में अंतिम जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रजातिकरण, विलुप्ति, विकासात्मक विविधता, अनुकूलन। तो जब किसी विशेष प्रजाति में अंतिम जीव की मृत्यु हो जाती है तो इसे जो है विलुप्ति कहा जाता है, एक्सटिंक्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा AXC2 संरक्षण का उपयुक्त उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, वनस्पति, पवित्र वनस्पति क्षेत्र, बीज बैंक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीड बैंक जो है वही क्या है, IGC2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सामान्य गैर नवीकरणीय स्रोत? सिलिका, यूरेनियम, गर्म झरना, क्रूड ऑयल। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी वाला, क्रूड ऑयल जो है वह नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगला प्रश्न है, सबसे कम छिद्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी, पीट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाला, जो क्लेई सॉइल होता है क्या होता है? लीस्ट पोरस सॉइल होता है। अगला प्रश्न है, नंदन कानन चिड़ियाघर किसके लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी तहर के लिए, व्हेल के लिए, सफ़ेद बाघ के लिए, हिप्पो के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन को किसके नेतृत्व में मौजूद किया गया? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, AK बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इसे मजबूत किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने वन क्षेत्र को बनाए रखना आवश्यक है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मैदानी क्षेत्रों के लिए 33% और पहाड़ियों के लिए 67%। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है 9th का। अगला प्रश्न है, उन प्रजातियों को स्पीसीज को क्या कहा जाता है जिनके सदस्य कम हैं और वह एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं? संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनिश्चित, असुरक्षित। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, उन प्रजातियों को क्या कहा जाता है जिनके सदस्य विलुप्ति के खतरे में हैं लेकिन कारण अज्ञात है? संकटग्रस्त, असुरक्षित, दुर्लभ, अनिश्चित। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अनिश्चित, इनडिटर्मिनेट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कुल ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत अमेजन वन द्वारा छोड़ा जाता है? सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कहीं पे 21% दिया रहता है तो कहीं पे 20 दिया है, तो ज़्यादातर जो आंसर सही होगा वह जो है पूछा है कि कितने प्रतिशत छोड़ा जाता है, तो 20% ऑक्सीजन का जो पार्ट है वह अमेजन फॉरेस्ट से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है जो कि नेक्स्ट ईयर सीनेट में पूछा क्वेश्चन है, IUCN का सही संक्षिप्त रूप क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यहाँ पे IUCN का जो सही रूप पूछा है वह हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन यहाँ पे 13 का बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, उस प्रजाति का नाम क्या है जिसके सदस्य कम है और एक
छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनिश्चित, असुरक्षित। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला असुरक्षित, उलनेरेबल। अगला प्रश्न है कि इस उपयोगितावादी के अनुसार मनुष्य प्रकृति से कई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। बड़ा उपयोगितावादी, व्यापक उपयोगितावादी, संकीर्ण उपयोगितावादी, छोटा उपयोगितावादी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला संकीर्ण उपयोगितावादी। अगला प्रश्न है चूना डैश मिट्टी में मिलाया जाता है, अम्लीय, सूखी, खारी, क्षारीय। तो चूना जो होता है वह जो है अम्लीय मिट्टी में मिलाया जाता है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक सामान्य गैर नवीकरणीय स्रोत है, सिलिका, यूरेनियम, गर्म झरना, क्रूड ऑयल। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला क्रूड ऑयल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेटिव प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। यहाँ पे बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरवन। तो पूछा इनमें से कौन से क्षेत्र टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। सो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला केवल पहला, तीसरा और चौथा। बंडितपुर को, भितरकनिका को, नहीं भितरकनिका नहीं, बंडितपुर को, मानस को और सुंदरवन को। यहाँ पे भितरकनिका को घोषित नहीं किया गया टाइगर रिजर्व क्षेत्र, बाकी पहले, तीसरे और चौथे को किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टीट्यूट संरक्षण में शामिल नहीं है, वनस्पति उद्यान, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला बॉटनिकल गार्डन जो है क्या है इन सिटू कंजर्वेशन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था, 1992, 1996, 2000, 2002। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला 2002 में भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रजाति विश्व का सबसे समस्याजनक जलीय खरपतवार माना जाता है, लैंटाना, आइकोर्निया, पार्थेनियम, गाजर घास, ब्राउन एल्गी। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला आइकोर्निया। अगला प्रश्न है जैव विविधता हॉटस्पॉट में कौन सा देखा नहीं जाता है, स्थानिकता, तेजी से प्रजातियों का नुकसान, कम प्रजाति विशिष्ट प्रतिस्पर्धा, प्रजाति समृद्धि। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट में जो है कम प्रजाति विशिष्ट प्रतिस्पर्धा को नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता दिखाता है, मूंगफली, चावल, मक्का, आम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला चावल जो है सबसे अधिक जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करता है। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आप सभी का लिए हमने यहाँ पे जो है क्लास 12 के बायोलॉजी का महामैराथन क्लास बना दिया। बाकी हम आप सभी के लिए क्लास 11 के बायोलॉजी का महामैराथन क्लास बना देंगे, फिजिक्स का भी बना देंगे और केमिस्ट्री का भी बना देंगे। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे इस मेहनत को देखते हुए आप इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।